Good morning, students. In previous video, we discussed about London forces, dipole forces. Now today we discuss dipole-induced dipole forces. This type of attractive force operate between the polar molecule having permanent dipole and the molecule lacking permanent dipole. Permanent dipole of the polar molecule induces dipole on the electrically neutral molecule by deforming its electronic cloud. Thus, an induced dipole is developed in the other molecule. In this case, also, interaction energy is proportional to 1 upon में r की power 6. Here, r is the distance between the two molecules. Induced dipole moment depend upon the dipole moment present in the permanent dipole and polarizability of the electrically neutral molecule. The molecule of large size can be easily polarized. High polarizability increases the strength of the attractive interaction. In this case, also cumulative effect of dispersion force and dipole induced dipole interaction exist. उसने यहाँ पे आपको क्या कहा है? आपको ये कहा है कि जो आपका डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स होगी वो किसके बीच में होगी? डाइपोल के बीच में और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में. डाइपोल एक आपका मॉलिक्यूल होगा जिसके पास, सपोज करो मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, अगर मैं इसको यहाँ पे HF कंसीडर कर लूँ तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब मैं इसको HF कंसीडर कर लूँगी, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज है. ये इसके पास अब ये क्या है? परमानेंट डाइपोल है, क्योंकि ये तो क्या है? पोलर मॉलिक्यूल आपका. तो जब आपका पोलर मॉलिक्यूल है और उसके पास परमानेंट डाइपोल है, तो उस केस में हम इसके पास एक नेबरिंग मॉलिक्यूल लेंगे जो कि नेचर में क्या होगा? नॉन पोलर होगा. अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ O2, तो यहाँ पे एक पे चार्ज हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव और एक पे चार्ज हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव. तो जो आपका फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. तो ये क्या करेगा? इधर इसके साथ इंट्रैक्शन बढ़ाएगा. तो अब इसके पास तो ऑलरेडी डाइपोल है ना, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, लेकिन अब ये क्या करेगा? जब इसके साथ इसकी इस ऑक्सीजन की इंट्रैक्शन बढ़ेगी नेबरिंग के साथ, फ्लोरीन के साथ, तो ये क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी डाइपोल बनाने की कोशिश करेगा और बना भी देगा कुछ हद तक. जब यहाँ पे डाइपोल बना देगा, वो डाइपोल कैसा होगा? वो टेम्परेरी डाइपोल होगा. मतलब टेम्परेरी क्यों कहा? क्योंकि जब आप इसको इससे दूर, इस पोलर मॉलिक्यूल को दूर ले जाओगे तो वहाँ पे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी डाइपोल नहीं रहेगा. तो इसलिए उसने कहा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. भाई इस मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल ने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या किया है? डाइपोल इंड्यूस्ड किया है, इंट्रोड्यूस कराया है इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ पोलर मॉलिक्यूल. तो अब जब यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, तो इसको हम कौन सी फोर्स कहेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स. और बेटे आपने पीछे भी मैंने आपको बताया है, इंट्रैक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 की पावर r की पावर 6. r क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है टू मॉलिक्यूल्स का. टू मॉलिक्यूल्स कौन से आपके? पोलर और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको. और एक और बात बोली है कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल. भाई जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ही पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ही आपकी अट्रैक्टिव फोर्स
ज़्यादा होगी, मतलब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ज़्यादा होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो टॉपिक है प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि वहाँ पे हमने पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन की है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हमारे पास एक तो कौन सा मॉलिक्यूल हो, हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट बी प्रेजेंट। दो कंडीशन हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तभी पॉसिबल हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। फर्स्ट ये है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, और सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अब व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बारे में देख लेते हैं। सपोज करो बेटे, यहाँ पे एग्जांपल ऑलरेडी गिवन है आपकी बुक में। अगर मैं HF कंसीडर करूँ, HF का मॉलिक्यूल लिया, दो मॉलिक्यूल लिए मैंने HF के, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल चार्ज ऑफ पॉजिटिव, पार्शियल चार्ज ऑफ नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव आ गया। जब ये दोनों मॉलिक्यूल पास होंगे, एक दूसरे की नेबरिंग में होंगे, तो जो आपका फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो हाइड्रोजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब अगर फ्लोरीन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, तो मतलब इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा फ्लोरीन की तरफ। और फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ईजिली खींच लेगा अपनी साइड, इंट्रैक्शन बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ। तो जो ये आपकी फ्लोरीन जो है नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स बनाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और भी एग्जांपल आ सकते हैं बेटे, NH का आ सकता है, OH का आ सकता है, ये सब एग्जांपल आपके क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? और आपका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस। किसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। नेक्स्ट, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले, थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी अराइजेज फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में मोशन होती है और उसकी वजह से जनरेट होती है, उस एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। It is the measure of average kinetic energy of the particle of the matter and is thus responsible for the movement of the particle. This movement of particle is called thermal motion. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और इसको हम मेज़र कर सकते हैं कैसे? एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल के पार्टिकल की मैटर के अंदर हम इजीली थर्मल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल मोशन भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इसलिए इसको नाम दे दिया थर्मल मोशन। Enough for today, students. Have a nice day.